आज हम आज़ाद भारत में रहते हैं और 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मना रहे हैं। भारत की आज़ादी के लिए हमारे देश के कई वीर सपूतों ने बलिदान दिया है, लेकिन भारत की आज़ादी के बाद भी दुश्मन देशों की नज़रें भारत पर टिकी रहती है। लेकिन जब जब दुश्मन देश की बुरी नज़रें हमारे देश पर आई है, हमारे भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। आज़ादी की लड़ाई के बाद की बात करें, भले ही कारगिल युद्ध की बात करें। मेरे साथ कई विषयों पर बात करने के लिए तेजा सिंह जी मौजूद है, जो कि कारगिल युद्ध में रहे हैं और कारगिल युद्ध के दौरान तेजा सिंह जी सूबेदार मेजर के पद पर थे और इनके परिवार से भी आज़ादी की लड़ाई में जो है इनके नाना ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। आज हम 80वां स्वतंत्रता दिवस जो धूमधाम से मना रहे हैं, उसके पीछे कई बलिदान हमारे देश के वीर सपूतों ने दिया है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, किस तरह से हमें आज़ादी मिली और किस तरह से कारगिल युद्ध रहा। कई पहलुओं पर बातचीत करने के लिए तेजा सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे, हम धूमधाम से आज जो है 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। जी, बड़ी खुशी की बात है कि हम ये 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इसके पीछे हमारे बहुत सारे हिंदुस्तानियों ने बलिदान दिए, जिसमें पंजाब के तकरीबन 1 लाख सिख जवान थे और कम से कम 35 से 45 हज़ार तक हिंदू मुस्लिम जो थे, उन्होंने अपना बलिदान दिया है। हमें आज़ादी इतनी आराम से नहीं मिली है। अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया है और उस राज में उन्होंने हमारे देश का फ़ायदा उठाया है और हमारे देश में जितने भी यंग थे, जितने भी 18 से 35 साल 45 साल के जितने भी युवक थे, उनको फ़ौज में सेना में भर्ती करके उन्होंने जो उनकी लड़ाई इराक, ईरान, फ्रांस से हो रही थी, वहाँ ये हमारे हिंदुस्तानियों को भेजते थे और लड़ाते थे। और कुछ जो हमारे हिंदुस्तान के जो बलिदानी बंदे थे, जैसे मोतीलाल नेहरू हुआ, जवाहरलाल नेहरू हुए, वीर सावरकर हुए, आज़ाद हुए, भगत सिंह हुए, जो अपनी देश को आज़ाद करने के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, वो अलग लड़ाइयाँ लड़ रहे थे और ये लोग हमारे उसका फ़ायदा उठा के पूरे बंदों को अपने साथ लेके जाते थे। इटली, इराक, ईरान, कर्बस्तान, राजस्थान, कहाँ कहाँ इन्होंने हिंदुस्तानियों को इस्तेमाल किया और बहुत तड़फा के हमारे सब बंदे मारे गए, जिसमें सुभाष चंद्र बोस का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। उसने जब देखा कि हमारे हिंदुस्तानी ही पूरे जो है ब्रिटिश वाले लेके जा रहे हैं, हिंदुस्तान के बंदे बाहर जा रहे हैं, तो उसने आज़ाद हिंद फौज तैयार करी और उसमें सबको इकट्ठा करके जो दाहिने बाएं जितने भी हिंदुस्तानी थे, उनको सबको इकट्ठा किया और धीरे धीरे उन्होंने एक बहुत बड़ी अपनी फ़ौज बना ली और फ़ौज बना के उसने बाहर भी हमले किए। बाहर हमले करने के बाद फिर वो ब्रिटिश आर्मी से लड़ने के लिए भी हिंदुस्तान में दोबारा आए और यहाँ के जो स्वतंत्रता संग्रामी थे, जो बड़े हिम्मत वाले थे, जो मैंने पहले भी नाम बताया, इन्होंने ज़बरदस्त लड़ाइयाँ लड़ी हैं और कईयों के तो नाम मैं भूल गया हूँ, जिन्होंने इतनी लड़ाइयाँ लड़के अपने देश को आज़ाद करवाया और कितने सत्याग्रह किए। बापू जी को फर्स्ट क्लास ट्रेन में बैठे हुए थे, उतार दिया नीचे, बोला चलो तुम हिंदुस्तानी हो, फर्स्ट में नहीं बैठ सकते। उनसे झाड़ू तक ट्रेन में लगवाया, बहुत बुरे हाल किए और जबकि वो बहुत बड़े बैरिस्टर थे, उन लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं थी। हमारे इंडियन को बिल्कुल वो लोग ऐसे डॉगी टाइप समझते थे।
पर हमारा हिंदुस्तान इतना उनके अंदर जोश था, तो वो लोग इस आज़ादी को उन्होंने 15 अगस्त 1947 को आज़ाद कराया, और हमारे इस आज़ादी में 14 अगस्त को पाकिस्तान को आज़ाद हुआ और बंटवारा हुआ। पाकिस्तान 14 अगस्त को मनाता है, हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं। सर, कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है ये आज़ादी जिस स्वतंत्र भारत में हम रहते हैं आज, उसके लिए कितने बलिदान हुए हैं और कितने वीर सपूतों ने अपनी जान दी है। जी, मैंने अभी पहले ही बताया था कि 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में सिख जो है वो लोग शहीद हुए हैं, और बहुत सारे सिख जो है ईरान से इंडिया आए हैं, क्योंकि ईरान वाले हमारे सिखों को बहुत पसंद करते थे। उन्होंने बोला कि अभी भी 5-6 महीने पहले जब इनका युद्ध अमेरिका से चल रहा था, इजराइल से चल रहा था, उसमें उन्होंने एक सिख को अपना ईरान का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार से उसको सम्मानित किया। और हमारे गुरुद्वारे भी वहाँ हैं जो कि उन लोगों को अभी भी लंगर पानी प्रसादा खिलाते हैं। और हिंदुस्तान के भी बहुत घर तबाह हो गए, और 35 से 45 हज़ार तक जो है हमारे जवान शहीद हो गए। उनका कोई हिसाब किताब नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर भी मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान ने अच्छे टाइम पे अपने हिंदुस्तान को संभाल लिया है। और ये मैं पंडित नेहरू जी की तारीफ़ करूँगा, राजेंद्र प्रसाद जी की तारीफ़ करूँगा। इन्होंने बहुत अच्छा, इनकी टीम ने, महात्मा गांधी जी और इन सब ने मिलकर, जो मैं इनको दिमाग में नहीं आ रहा क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है इसको देखते हुए, इन सब के प्रयास से हमारा देश कम से कम अपने पैरों पे खड़ा हो। सर, आज़ादी की लड़ाई में भी आपके परिवार से कौन रहा? मेरे परिवार से मेरे नाना जी थे। वो उनसे जुड़ी कुछ बातें शेयर कर। जी जी जी, मेरे नाना जी का नाम प्रदुमन सिंह जी था, जो अपना भंडारी कास्ट के थे। सिखों में भंडारी कास्ट बहुत तकड़ी कास्ट मानी जाती है, जमीन जायदाद वाले थे। और जितने ब्रिटिश का जब राज चल रहा था तो ये बहुत तकड़े हिस्ट पुरुष थे, तो ये ब्रिटिश आर्मी वाले इनको लड़ाई के लिए अपने साथ ले गए। और ब्रिटिश आर्मी में लड़ाई करने के बाद एज ए सिविलियन लेके गए थे, और वहाँ वो लड़ाई करने के बाद वो जो है किसी तरीके से सिंगापुर आ गए। सिंगापुर आने के बाद वहाँ भी लड़ाई वगैरह चल रही थी। वहाँ से जब इंडिया के लिए लोग जा रहे थे तो वहाँ से वो फिर वापस हिंदुस्तान आ गए। आने के बाद वो अपने देश जलंधर के पास उनका गांव है, भूता गांव करके है, वहाँ पे उन्होंने वापसी आई। और वहाँ की सरकार ने उनको 1200 रुपया पेंशन देनी चाहिए। उनके परिवार में 7 लड़कियाँ थी, एक मेरा मामा था। तो मामा की भी डेथ हो गई, तो 5-6 मेरी मासियाँ थी, उनकी भी डेथ हो गई, और जो मेरी मदर थी उनकी भी डेथ हो गई। और फिर वो बीच में वो हमारे घर पे इधर भोपाल आए, तो बीमारी हालत में आए थे, तो उनका हम लोगों ने यहाँ पे ट्रीटमेंट वगैरह किया, और करने के बाद उनको स्वस्थ करके, और हमारे उनकी पेंशन बंद हो गई थी, तो हमारे पिताजी ने सिंगापुर में और जहाँ जहाँ इनका पेंशन का खाता था वहाँ उनको करके चालू करवाया। और तकरीबन 6 महीने पोस्ट ऑफिस में पेंशन आई। और मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं नाना जी के साथ गया था पेंशन लेने, और उनकी पेंशन आती रही। 6-7 महीने के बाद वो वापस अपने गांव चले गए, और 20 दिन 25 दिन के बाद उनका स्वर्गवास हो गया। तो उन्होंने भी ये लड़ाई में भाग लिया, जो कि हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। सर, अंग्रेजों से तो हमें आज़ादी मिल गई, उसके बाद देखेंगे कि पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश हम पर बुरी नज़रें बनाए रखते हैं। कारगिल युद्ध
का समय आता है, उस समय आप सेना में होते हैं, क्या भूमिका आपकी थी उस समय, और उस समय क्या कुछ कहानी आप जो हमारे दर्शकों के सामने शेयर करना चाहेंगे? जी देखिए, मैं 71 की लड़ाई में भी था। और कारगिल युद्ध में क्या होता है कि जब पहाड़ों के ऊपर, चोटियों के ऊपर बर्फ जम जाती है, तो 6 महीने के लिए हमारी फौज नीचे आ जाती है, मतलब ग्राउंड में आ जाती है। जिससे क्या है कि जब बर्फ चले जाती है, उस बर्फ का सीजन खत्म हो जाता है, तो फौज हमारी अपनी दोबारा उन चौकियों पे चली जाती है। तो इन पाकिस्तानियों ने क्या किया, जब बर्फ गिरी है उसके पहले से ही उसने हमारी चोटियों पे ऊपर जो है चढ़ना शुरू कर दिया। तो जो कारगिल, द्रास और बुलेटिक जगह है, वो 4676 मीटर ऊपर जो पहाड़ियाँ हैं, उनके ऊपर जाके उन्होंने अपनी चौकियाँ बना ली। और चौकियाँ बना के उन्होंने अपनी तोपें जो थी वो वहाँ पे फिट कर ली। तो उससे क्या था कि 6 महीने की ये निकल गई बर्फ, उस तक जब तक उन्होंने अपना बहुत बड़ा मोर्चा, बहुत बड़ी फौज वहाँ पे इकट्ठी कर ली। तो वो पहाड़ी के ऊपर से जो हमारी आर्मी की कार्रवाई जाती थी कारगिल होके, तो वो उनके निशाने में रहती थी कि वो किसी भी टाइम उसको उड़ा सकते थे। तो वो जब उनके ऊपर बम्बार्डमेंट करते थे, तो हमारी कई बार कार्रवाइयों को भी नुकसान हुआ है। पर हमारी सेना में बड़े, हमारे अधिकारी बड़े साहसी और धैर्य रखने वाले और एक प्लानिंग से लड़ाई करने वाले, बड़े बच के उन्होंने कारगिल, द्रास और बुलेटिक में अपना जो है चौकियाँ निश्चित करी, बनाई। और जो हमारी वहाँ का जो ब्रिगेड था, मैं वो नाम तो नहीं लूँगा उन बटालियनों का, पर वो जो ब्रिगेड था उन्होंने 360 डिग्री में वो पूरी जगह को घेराव किया। और जिस टाइम पे बोफर्स तोप आई है, उस बोफर्स तोप ने हमको जीत दिलाई है। बोफर्स तोप एक ऐसी थी कि वो सीधी पहाड़ पे जाती थी ऊपर, और ऊपर से वो उसको कमांड दिया जाता था, जो 300, 200, 100 डिग्री पे जाके बम्बार्डमेंट करती थी। तो हमारा जो बिल्कुल स्टिक निशाने लगते थे, तो वो इतनी बड़ी चोटियाँ थी, वो कहाँ छुप जाते थे पता नहीं पड़ता था। पर बोफर्स हुई, L-70 तोप हुई, हाउसुअर तोपें हुई, इनसे हम जवानों को रास्ता देते थे। उनको हम आगे बढ़ने के लिए, आर्मी में उसको बोला जाता है कि तुम आगे बढ़ो, हम आपको सीज फायर देंगे। तो जो इन्फेंट्री बटालियन होती है वो आगे बढ़ती है। वो धीरे धीरे पहाड़ों से चढ़ के, कोई तो बेचारा, उसको कुछ सुना है अपनी भी गोलियों तोपों से नुकसान हुआ है। और जब तोपें चलती हैं तो भाई नुकसान तो होएगा ही। पर किसी भी तरीके से हमारी जो फौज थी वो ऊपर चढ़ी है, और चढ़ के 4074 मीटर पे अपना तिरंगा झंडा उन्होंने फहराया है। और फहराने के बाद हमारे 674 बंदे शहीद हुए थे, और तकरीबन 1500 के लगभग हमारे फौजी जख्मी हुए थे, जिनका ट्रीटमेंट भी हुआ है। और जो हमारे जवान पहले कारगिल युद्ध होने से पहले जब युद्ध स्टार्ट हुआ था, उन्होंने वो 6 बंदों को पाकिस्तानियों ने घेर लिया था, तो उन्होंने अपने कब्जे में करके उनको मार दिया था। उनकी लाशें हमारे पास भेज दी थी। तो उसका हम लोगों ने बहुत बुरी तरीके से बदला लिया। पर जो उनके पाकिस्तानी शहीद हुए थे 99 के वार में, हमने बाकायदा उनको बोला कि आप इनको लेके जाओ। वो लेके नहीं गए, तो हमने उनकी रीति रिवाज से उन सबको हम लोगों ने दफनाया। और इससे हम ये जो 26 जुलाई को हम लोग विजय दिवस मनाते हैं, इसलिए इसकी बहुत महत्व रहती है।
और हमारे देश के लिए, हमारे इंडिया के लिए बहुत बड़ा प्राउड है। और दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा कि उस टाइम पे मेरी ड्यूटी इधर कच्छ, भुज, जामनगर में थी, ओरा जैसे समुद्री इलाके में थी। वहाँ पे क्या था कि कराची हमारे बिल्कुल नज़दीक था। यदि कराची का जहाज ऊपर उड़ेगा तो 2 मिनट में इंडिया में आके कच्छ, भुज और जामनगर में हमारे 2000 इंडियन ऑयल के टैंकर कुएं हैं, करीबन 2000 भारत पेट्रोलियम के हैं और इंडियन ऑयल के हमारे कुएं हैं। उन कुओं को कभी भी वो लोग आके उसको बर्बाद कर सकते थे। तो इसलिए हमारी वहाँ पे पूरी सेना तैनात थी कि जैसे ही कराची से जहाज उड़ता था तो हमारी जो L-70 तोप है, जो स्वीडन की है और जर्मन की वो तोप है, वो एकदम स्टैंड बाई हो जाती थी। उनका जहाज उड़ता था तो हमारी तोप का निशान उनकी तरफ हो जाता था। वो इसलिए डर के मारे अपने वो जहाज नहीं उड़ाए। उनको हमारी इतनी तोपों से उनको हमारा डर लगता था। और हम लोग बिल्कुल राजी खुशी सब वापस आए हैं और अपना ये जो विजय दिवस है हम लोगों ने सेलिब्रेट भी किया। ऐसे ही 71 की लड़ाई में हमने उनके 98,000 कैदी सरेंडर करवाए थे, उनके जनरल को सरेंडर करवाया था और वो सब हाथ खड़े कर दिए थे उन्होंने। और फिर भी वो इसलिए बाज नहीं आता क्योंकि आप देखिए जितनी भी पहाड़ियाँ हैं उनके साथ साथ अब पूरी फौज तो पहाड़ियों पे लग नहीं सकती, तो वो किसी ना किसी तरीके से अपना अंदर आने की कोशिश करते हैं। हमारी BSF है, टेरिटोरियल आर्मी है, अपना तिब्बत की आर्मी है, अपना ITBT है, ये सब बॉर्डर पे तैनात रहती है, ध्यान रखती है। कोई भी ऐसी गतिविधियां होती हैं तो वो हमारी आर्मी को सूचित करती है। तो बीच में कारगिल युद्ध में मैं बताना भूल गया, उसमें इंडियन एयरफोर्स का भी बहुत रोल था। उन्होंने भी उनको बहुत डराया और पहाड़ियों पे बहुत बम्बार्डमेंट करी, पहाड़ियों के टुकड़े कर दिए हमारे एरोप्लेनों ने, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। नहीं तो जो पुराने पहाड़ होते हैं वो कभी फटते नहीं हैं, इनके गोले इतने मजबूत थे कि वो ऐसा आवाज़ आता था कि जो नीचे हमारी फौज थी, हमारा ब्रिगेड था, उसको पता पड़ता था कि पहाड़ ऊपर के फट गए। तो हमारी जो इन्फेंट्री की जाते थे, हम लोग डरते थे कि हमारे जवानों को कुछ ना हो जाए। तो किसी भी तरीके से हम लोगों ने ये सफलता प्राप्त की। सर, कारगिल युद्ध का जो सबसे यादगार लम्हा आपके लिए रहा हो वो शेयर। हाँ, हमारे लिए ये है कि हम लोग हमारी मेरे को मेरा एक खास उसमें रोल एक ये था, हमारे पास एक रूस की एक गाड़ी थी। उस गाड़ी में हमारे में रडार लगा हुआ था। वो 14, 15, 16 पहियों की गाड़ी थी। वो गाड़ी का इंजन खराब हो गया था, तो वो गाड़ी का इंजन यहाँ पे इंडिया में नहीं सुधर पा रहा था क्योंकि पूरी फॉरेन की टेक्नोलॉजी थी। तो उसके लिए आर्मी से एक सर्कुलेट हुआ लेटर कि भाई कोई इस गाड़ी को रिपेयर कर सकता है या कोई ऐसा है जो इसको ठीक कर सकता है। युद्ध के दौरान ही, कारगिल युद्ध? ये उससे थोड़ा पहले, ओके। उसके पहले ये हुआ तो कारगिल युद्ध में वो गाड़ी इस्तेमाल हुई। तो वो गाड़ी हमारे पास, मैं उस टाइम पे बड़ौदा में था, हमने वो मेरठ में गाड़ी थी तो रेल के थ्रू वो गाड़ी हमारे पास आई। तो हमने उस गाड़ी में टाटा का इंजन फिट करके 3 महीने में उसको गाड़ी को तैयार किया और बहुत अच्छी गाड़ी बनी। और उसका रडार बहुत अच्छा था, रडार बहुत बढ़िया रहा। और जब ये कारगिल का युद्ध हुआ तो जामनगर में हम लोग इस गाड़ी को लेके गए। मतलब जो आर्टिलरी थी उसके पास ये गाड़ी थी, वो गाड़ी को लेके गए। तो उस गाड़ी को जब समुंदर में उतारा गया तो बड़ी परेशानी हो रही थी। तो
जा नहीं रहे था उसके अंदर वो गाड़ी, तो उन्होंने बोला कि वो सूबेदार साहब को बुला लो जिसने ये तैयार करी है गाड़ी। तो मैं भी फिर उस टाइम पे जामनगर गया, तो मैंने बोला भाई ड्राइवर से अच्छा कौन हो सकता है? बोला नहीं सर आप थोड़ा ट्राई करो। तो मैंने भी मालिक का नाम लिया और मैं भी गाड़ी पे बैठा और मैंने भी ऐसा गेयर लगाया, मेरे का जो होगा समुद्र में ही गिरेंगे। सीधी गाड़ी हमने उसमें नाव में खड़ी कर दी। नाव पूरी ऐसे डगमगा गई कि पूछो कि नाव ही डूब जाएगी, पर वो राजी खुशी वो गाड़ी हो गई। और मेरे लिए ये बड़ा अच्छा पल रहा कि जो मुझको ये तैयार करने में बहुत अच्छा रहा, और मुझको उसकी बड़ी हमेशा याद रहती है, खुशी रहती है। और ऐसे भी मेरी पूरी करीबन ज़्यादा नौकरी मेरी इन्फेंट्री के साथ है और मैं ज़्यादा इन्फेंट्री वालों के साथ रहा हूँ। तो मुझे जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं उनमें जाने का मौका मिला और मैं 17-18 बार बचा हूँ और सब वो मालिक की कृपा है। आज आपके साथ बैठा हूँ और जी न्यूज़ का मैं धन्यवाद करता हूँ, वो मेरे को हमेशा याद करते हैं और जैसे भी कोई ऐसी बात होती है मेरे को बुलाते हैं। मैं आपका और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ और जय हिंद बोलता हूँ। जय हिंद जय भारत। बहुत शुक्रिया सर महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए। तो तेजा सिंह जी हमारे साथ थे। कारगिल युद्ध के किस्से उन्होंने हमें सुनाए, किस तरह के हालात उस समय बने और किस तरह से भारतीय सेना ने विजय का परचम लहराया और दुश्मनों को किस तरह से खदेड़ा। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं।